आज के शो में सनती शोबे के लिए खुसूसी मराद पैकेज अहदाफ क्या, बरामदात में इजाफे के लिए 3 खुसूसी एक्सपोर्ट फाइनेंस सब्सिडी स्कीम्स, माशी हदोखाल बैरूनी चैलेंजेस, अहम हकायक बेनकाब। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी, माशी मंजरनामा संगीन चैलेंजेस, गंदुम बहरान हुकूमती फैसले कड़ी तनकीद की जद में। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। एक्सपोर्टर्स के हवाले से फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक जो कल प्रेस रिलीज़ के ज़रिए बताया गया, 3 सब्सिडाइज स्कीम्स हैं उनकी फाइनेंसिंग के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की गई और ECC ने जो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कंपनी ने कमेटी ने अप्रूव किए हैं। ये जो इन स्कीम्स की तफसीलात क्या हैं इस पर आते हैं। जो टोटल एस्टिमेटेड सब्सिडी इम्पैक्ट है इनका वो तकरीबन 10 साल के अरसे के दौरान, अगले 10 साल के अरसे के दौरान 270 अरब रुपए का है। अच्छा, इसमें जो इससे पहले जो ECC ने जो कमेटी इसके अलावा जो मंजूर की है वो लिटिगेशन कॉस्ट के हवाले से 4 अरब रुपए के जो IPPs के मामलात हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट्स में, वो भी अप्रूव किया। और इसके अलावा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट है उसने जो 3 स्कीम्स जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के हवाले से, क्योंकि एक्सपोर्ट 6% गिरे थे तो उनको ये कहा गया जी कि हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए हम ये स्कीम्स दे रहे हैं ताकि उनकी वर्किंग कैपिटल, उनकी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड पूरी हो सकें और पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें। लेकिन दिस माइट बी द 100 और 1000 टाइम कि आप एक एक्सपोर्टर्स को हम फैसिलिटेट करने के लिए कोई सब्सिडाइज फाइनेंसिंग स्कीम अनाउंस कर रहे हैं और इस सब्सिडाइज फाइनेंसिंग स्कीम एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, पहला सवाल। दूसरी बात, इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, वी डोंट नो दैट। माजी में जब हमने ये स्कीम्स दी उससे क्या फर्क पड़ा, वी डोंट नो दैट। इमरान खान के ज़माने में हमने एक स्कीम अनाउंस की EFS, उस स्कीम के बाद यहाँ तक सुना गया कि प्लॉट खरीदे गए, रियल एस्टेट में पैसा लगा, बल्कि असेंबली के फ्लोर पर यह बात हुई कि उससे जहाज़ तक खरीदा गया और उसके बजाय इसके कि प्रोडक्शन कैपेसिटी इन्हांस होती, उसके अलावा तमाम इकदाम उससे उठा लिए गए। तो ये बड़ा अहम सवाल है कि इस मुल्क के अंदर जो एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग या एक्सपोर्ट सब्सिडी स्कीम्स होती हैं उन स्कीम्स की एक स्टडी की जाए कि आखिरकार इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट्स पे पर डॉलर इन्वेस्टेड और सब्सिडाइज्ड क्या इंपैक्ट इन टर्म्स ऑफ डॉलर टर्म्स पड़ा हमारे ऊपर, हमारे एक्सपोर्ट अर्निंग्स पर क्या इंपैक्ट पड़ा। क्योंकि वी आर बेसिकली हम डॉलर और जैसे लिक्विडिटी क्राइसिस में मुसलसल रहते हैं जिसका प्रेशर हमारे एक्सचेंज रेट पर आता है। हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स बढ़ने चाहिए। इन बुक्स ये बात सही है, लेकिन जब भी ये सब्सिडाइज स्कीम अनाउंस होती हैं इसके समरात आवाम तक या मईशत तक मुंतकिल हुए या नहीं हुए, ये वो बुनियादी सवाल है जो हम आज इस पर डिटेल में बात करेंगे। साथ में हुकूमत के गंदुम के हवाले से फैसले कड़ी तनकीद की जद में, तो वो गंदुम बहरान, उसके जो इंपोर्ट के बारे में फैसले हुए हैं, फिर मॉनेटरी पॉलिसी पर भी आएंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट ये कहती है, The ECC approved 3 dedicated schemes for export enhancement. The chairman directed that a 6-month performance report to be presented to assess the outcome of those schemes. Under the EEFS, the government will provide working capital loans to exporters for 6 months at a rate of 8.5% और it will pick interest costs 5% तक जो है वो कॉस्ट कवर करेगा, which will require a subsidy of 58 billion rupees in the current fiscal year. तो एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसों की किल्लत है और सब्सिडी देने के यकीनी तौर पर पैसे नहीं है, लेकिन हमने एक्सपोर्टर्स के लिए 58 अरब रुपए का ये पैकेज अनाउंस किया है जो एक्सपोर्टर्स को 6 महीने के लिए वर्किंग कैपिटल के लोन देगा। 8.5% की एक फैसिलिटी होगी। उसके बाद इस पे हमने देखा कि कल ECC के जो अगर मिनट देखें तो कुछ मेंबर्स ने रिकमेंड किया उसको कैप करने के लिए जो मैक्सिमम वर्किंग कैपिटल इससे उठाया जाए ताकि उसको डाइवर्सिफाई किया जा सके। और ये भी कहा गया कि इसको इंसेंटिव से लिंक कर दिया जाए कि अगर नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो उसको फिर इंसेंटिवाइज किया जाएगा। लेकिन फिर हमने देखा कि ECC approved an increase in the existing portfolio from 1 trillion to 1.5 trillion for the short term scheme. It agreed on the launch of LTEGFF, which would offer loans at a low interest rate of 2% for 2 years and a fixed rate of 5% for the next 8 years. यानी 10 साल का ये लोन होगा LTEGFF के नाम पर, 2% 2 साल के लिए, 5% अगले 8 साल के लिए शरह सूद के ऊपर ये दिया जाएगा। The new scheme is aimed at providing long-term financing for the establishment of a new export-oriented projects or the BMR, ये जिसे कहते हैं balancing, modernization and replacement of existing projects. Loan of 350 billion are
projected to be given, which will require 196 billion in subsidies due to the decision to pick up 11.5% interest cost. 350 अरब रुपए के ये कर्जे दिए जाएंगे, जो तकरीबन 196 बिलियन रुपीस की सब्सिडीज होंगी इसमें, और ये जो है जो फराम की जाएंगे। और इसमें ये मजीद बताया गया कि द एग्जिस्टिंग एग्जिम एडमिनिस्ट्रेड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी ELTFF with variable interest rates does not attract much interest from the business community, largely due to the interest rate risk, according to the finance ministry. Or the ECC approved the provision of long term loans at a 2% rate for 2 years and then at a fixed percent of rate of 5% for the next 8 years, जो जिसकी सब्सिडी कॉस्ट है 25 अरब रुपए। तो 58 अरब रुपए आप जो फराम करेंगे वर्किंग कैपिटल के लिए सब्सिडी, 25 अरब रुपए जो आप फाइनेंसिंग दे रहे हैं 2% के रेट के ऊपर 2 साल के लिए, उस पर आप देंगे। फिर उसके अलावा 350 अरब के कर्जे जारी किए जाएंगे। द अप्रूव्ड ECC approved a new performance based rebate system for incremental exports. The scheme is being introduced from July 1st to 2026 with an estimated annual cost of 15 billion. Exporters achievement annual exports of up to 10% over the preceding year shall be eligible for a rebate equivalent to 1% of the incremental export value. तो उनके लिए रिबेट भी अनाउंस किया गया, 1% रिबेट उनका जो एक्सपोर्ट वैल्यू होगा। अगर उनके एक्सपोर्ट 10% से बढ़ते हैं तो एक्सपोर्ट वैल्यू का 1% उनको रिबेट दिया जाएगा। And the exporters achieving annual growth of more than 10% shall be eligible for a rebate equivalent to 2% of the incremental export value. Incremental export value का जो 2% होगा वो उनको रिबेट में दिया जाएगा। तो ये तमाम वो स्कीम्स हैं जो ECC ने कल मंजूर दी है, जिनकी मंजूरी दी है इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने। वी हैव टू सी, क्योंकि इससे पहले जिस तरह हमने कहा कि बहुत सी स्कीम्स अनाउंस की गई और ये कहा गया कि ये एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए है, उनका फ़ायदा क्या हुआ, उनका नुकसान क्या हुआ, इसकी स्टडी किए बगैर ये मज़ीद स्कीम्स मंजूर की गई हैं और ऐसे हालात में की गई हैं जब सख्त माशी अदवार से दौर से हम गुजर रहे हैं। कल स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में ये लिखा है कि हम डिस्काउंट रेट को 11.50% पर होल्ड कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि आगे एक थ्रेट्स हैं, चैलेंजेस हैं फॉर द इकोनॉमी, खास तौर पे रिलेटेड टू द ईरान एंड US कॉन्फ्लिक्ट, के हमारे जो सप्लाई साइड शॉक्स हैं वो आएंगे और इन्फ्लेशन रेट जिसके बारे में मीडियम टर्म पे ये हम कह रहे हैं कि 5 से 7% है, वो इसे क्रॉस कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली इस पूरी सूरत हाल के अंदर ये सब्सिडाइज स्कीम अनाउंस की गई है, ECC ने मंजूर की है और यकीनी तौर पे स्टेट बैंक ने और जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं उन पे ये किस तरह इसका इम्पैक्ट देखते हैं और ये किस तरह फोल्ड होगी, वील स्टडी दिस। हमारे साथ दानिल अजीज साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। जी दानिल अजीज साहब, भी हमारे साथ रब्ता हुआ नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि हम जो है मौक़िफ़ आपको सुना सकें कि इस वक्त मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स पर क्या मौक़िफ़ थे, उमूर के माहिर क्या मौक़िफ़ रखते हैं, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर क्या मौक़िफ़ रखते हैं, जो लोग फाइनेंस इकोनॉमी को समझते हैं, और ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल कैपेसिटी की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि हम हर दफ़ा ये कहते हैं कि हम अपनी जो रियल इकोनॉमी है, जो प्रोडक्टिव सेगमेंट है, कैपेसिटी उसको बढ़ाएंगे, और ये हमें बार बार बताया जाता है कि हमें अपने एक्सपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई करना है, नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स की तरफ जाना है, ताकि हमारी एक्सपोर्ट बास्केट डाइवर्सिफाई हो सके और हम जो है वो इस वक्त अपनी मईशत के पहिए को चला सकें। लेकिन हर दफ़ा हमने देखा है कि नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स के बजाय उन्हीं सेक्टर्स को जो है ये बार बार जो है इस पर सब्सिडीज मिलती हैं। दानिल अजीज साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद। दानिल साहब खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। जी दानिल साहब, कैसे देखते हैं आप ये जो स्कीम्स कल ECC ने मंजूरी दी है फॉर एक्सपोर्टर्स, आपके नज़दीक इसके इनिशियल आपके क्या कमेंट्स होंगे? इसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए कुछ स्कीम्स मंजूर की हैं फॉर एक्सपोर्टर्स, हाउ डू यू सी देम? जी, इसमें बहुत सारी स्कीम्स पहले भी आती रही हैं और ये महारात का बाजार जो है ये इस सेक्टर के लिए हमेशा से खुला रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी जो प्रोडक्शन है या इनकी जो उस महारात को इस्तेमाल करते हुए जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ाने में अक्सर पेश ये नाकाम रहे हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। तो इसमें इस सूरत में मैं समझता हूँ कि ये ठीक है अगर वो महारात देना चाहते हैं, लेकिन इसमें ये है कि माजी में इनमें से कुछ हासिल नहीं हुआ पाकिस्तान को, और जो IMF का प्रोग्राम है वो तो इस तरफ जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना चाह रहा है सबके। तो टैरिफ रैशनलाइजेशन जो है उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। तो उसके बाद तो फिर या तो सब सेक्टर्स को ये महारात दें या फिर किसी को भी ना दें। अब ये उस तरफ जा रही है इकोनॉमी के, एक्चुअली जो हमारा वैल्यू एडेड में एक्चुअली हिस्सा है उसको हम स्ट्रेंथन करें, ना कि हम अपनी ड्रीम अप कर लें कोई इंडस्ट्री के ये हमारे लिए बेहतर होनी चाहिए, उसके ऊपर हम महारात बांटने शुरू हो जाए।
लेकिन तो ऐसा ये अगर किसी खास तबके को मराद से नवाजा जा रहा है हमेशा की तरह से, क्योंकि ये आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये इससे मुस्तफीद कौन होगा? ये जो एक्सपोर्टर्स के नाम पे सिर्फ LTU लार्ज यूनिट्स, कौन मुस्तफीद होगा इस स्कीम से? कोई लॉबीज हैं जो मुस्तफीद होंगी? अशराफिया कौन खास तबका मुस्तफीद होगा? बिल्कुल वही जो हमेशा होते रहे हैं वही है। उनके साथ बैंकों की पहले से बात हुई होती है, उनको स्कीम आने से पहले ही पता होता है, उन्होंने पहले से ही एप्लीकेशनें भी जमा करवाई होती हैं, तो वही सारे पैसे ले जाते हैं। तो इसमें जो स्मॉल एंड मीडियम वाले हैं उनको तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलता, उनको तो पता भी बाद में चलता है कि ये हो चुका है। जैसे वो साहब जब कोविड के दिनों में स्कीम आई थी, सैलरीज के लिए स्टेट बैंक ने अनाउंस की थी और ये कहा गया था कि जो सैलरी स्टक हैं या वर्किंग कैपिटल के लिए सब्सिडाइज लोन्स दिए जाएंगे, या फिर एक और इमरान खान के दौर में रजा बाकर जब गवर्नर थे तो एक EFS आई स्कीम आई, फिर बाद में पार्लियामेंट के अंदर ये पता चला कि वो उस पर जहाज खरीद लिए गए, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो गई। तो क्या यही सब होने जा रहा है दोबारा से? ये कोई 98 बिलियन का कहा जा रहा है पैकेज है ये सब्सिडाइज स्कीम्स का, तो इट विल गो इन रियल एस्टेट फाइल्स में, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट में कहा जाएगा ये सारा पैसा? जी मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट की जो सारी इनिशिएटिव था कि ये हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाएंगे और फिर उसके जरिए से इकोनॉमी को बैलेंस मिलेगा और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और ये सारा सिलसिला जो वो तो हुआ कोई नहीं। अब ये सिर्फ क्लचिंग एट स्ट्रॉज कर रहे हैं। दर हकीकत इनका जो पॉलिसी का फ्रेमवर्क था वो तो कामयाब हुआ ही नहीं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आई ही कोई नहीं। और कभी ये सऊदी अरेबिया के पास जाते थे कि जी आप रिफाइनरी लगा दें, कभी ये चाइना के पास जाते थे, तो ये दर्जनों MOUs का जमाना भी खत्म हो गया, अब तो MOUs की भी बात नहीं करते। तो सारी बात है इस हालत में अब ये नई से नई चीजें, वही पुराने वाले जो नहीं चलने वाली चीजें वो दोबारा करने शुरू हो गई हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर इन जमातों के पास कोई अपना आइडिया तो है नहीं। ये तो जो इंतजामिया या जो इनके चहेते हल्के इनको पढ़ाते हैं वो ही आके मारात बांटने शुरू हो जाते हैं। तो ये घिसी फटी बातों से कुछ नहीं बनना पाकिस्तान को। अच्छा, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आई स्टेट बैंक की, 11.5 पे इन्होंने स्टेटस को मेंटेन किया है। फिर ये कहा कि रिस्क मौजूद हैं, थोड़ा ईज ऑफ हुआ है लेकिन प्राइसेस में एस्केलेट करने का रिस्क मौजूद है, और साथ में 5 से 7% कहते हैं कि वो मीडियम टर्म में रहेगा इन्फ्लेशन का रेंज। क्या आप समझते हैं ये 11.5% पे MPC का फैसला दुरुस्त फैसला था? आपके रिएक्शन इस पे क्या है दानियल साहब? जी एक तरफ ये स्टेट बैंक कहती है कि जी हमारे सारे फैसले जो हैं वो डाटा ड्रिवन है, तो जब ये डाटा ड्रिवन बताते हैं तो फिर उसी जुमले में कहते हैं कि जो नॉन फूड नॉन एनर्जी यानी कोर इन्फ्लेशन है वो भी एलिवेटेड है और जो इन्फ्लेशन है वो भी एलिवेटेड है और एलिवेटेड रहेगा। यानी इन्होंने जो अंदिया दिया, अगर आप आखिरी पैराग्राफ पढ़ें मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट का, तो ये कह रहे हैं कि 2027 के जून तक, यानी इस माली साल के अख्ताम तक ये डबल डिजिट में प्रोबेबली रहेगी इन्फ्लेशन। तो ये तो वाज़े तौर पर अवाम को एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन 11.5% इन्होंने इसलिए रखा है क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो टैक्स का टारगेट है वो कभी पूरा होने का नाम नहीं लेता। उधर से भी मारात उसी अमीर तबके को दे रहे हैं, और फिर जो कर्ज लेती है गवर्नमेंट और उसकी वजह से जो अमीर तबका है, अशराफिया है, उनको भी सूद जो है कम किस्तों में मिल जाता है। तो बेचारा जो गरीब है वो इसकी कीमत अदा करता है महंगाई में। तो इन्होंने बेसिकली डेथ वारंट साइन कर दिया है कि अगले साल के लिए हम डबल डिजिट इन्फ्लेशन में रहेंगे। इन्होंने कोई इकदाम नहीं लेने, ये समझ आ गई बात की। टैक्स टारगेट्स के लिए कर दिया है। अच्छा, आपने भी बात की ना गरीब को, तो ये इस स्कीम में तो 2% के ऊपर लोन 2 साल के लिए या 5% के लिए अगले 8 साल, 10 साल की जो फैसिलिटी दे रहे हैं लोन की, तो और 350 अरब कहा जा रहा है कर्जे देंगे। तो ये तो एक तरह से जिसे कहा जाए कैंडीज है, क्या कहेंगे इसको, किस तरह इसको डिफाइन करेंगे एट 2% एट द करंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी, अगर लोन बांटे जाएंगे ये 2% के ऊपर? आई एम सॉरी, ये आखिरी पार्ट दोबारा बोल सकते सर? ये तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई ना, कॉस्ट ऑफ बोरिंग 2% के ऊपर ये लोन देंगे। कैसा देखते हैं आप इसको, ये स्कीम में इन्होंने अनाउंस किया 2% पे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग? जी लॉन्ग टर्म का फाइनेंसिंग एक्चुअली 2% पे नहीं है। जो बात आपके नाजरीन के लिए समझने वाली है कि जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी इस वक्त अगर आपका इन्फ्लेशन रेट जो है 11.5% है और आपका जो इंटरेस्ट रेट है, सॉरी इन्फ्लेशन रेट है वो 11.7% है, तो आपका नेगेटिव रियल रेट है। इसका मतलब है जिस बंदे ने बैंक से पैसे हासिल कर लिए उसको मुफ्त पड़ गए, क्योंकि साल के एंड पे जो भी चीज वो खरीदेगा, लेट से घड़ियां खरीद के अलमारी में रखते हैं, गाड़ियां खरीद के गराज में खड़ा करते हैं, प्लॉट के डॉक्यूमेंट खरीदे, चूंकि इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा है इंटरेस्ट रेट से, उसको साल के एंड में पैसे बचने हैं, यहाँ कम से कम मुफ्त उसको हासिल होने हैं। इसलिए ये 2% जो है ये मजीद मुनाफा उनकी जेब में डालने वाली बात है।
एग्जैक्टली साहब, फिर दूसरी बात मैं गंदम के बहरान के हवाले से करूंगा। फैसला पहले कहा, हमने देखा क्राइसिस क्रिएट हुआ, कीमतें बढ़ी, फूड इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ा, एसपीआई पे फर्क पड़ा, फिर ये वही कि डीसी कम करेगा, छापा मारेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स उठा लिए गए, फिर इंपोर्ट का फैसला हो गया। ये वही चेन ऑफ इवेंट्स है जो तकरीबन होती रहती है बार बार, और ये क्यों रिपीट होती है विशेष साइकिल की तरह? और कैसे देखते हैं आप इन फैसलों को जो गवर्नमेंट ने लिए हैं फॉर मैनेजमेंट ऑफ व्हीट मैनेजमेंट, जो आपकी गवर्नमेंट की देखी जाए तो? जी, ये बहुत बड़ी ज्यादती है काश्तकार के खिलाफ। एक तरफ उनको कह रहे हैं कि आपकी तमाम मारात हमने खत्म कर दिए हैं, फर्टिलाइजर के ऊपर और व्हीट सपोर्ट प्राइस के ऊपर और बिजली के ऊपर और पानी के ऊपर हमने आपकी खत्म कर दिए मारात, इसलिए कि हम मार्केट की तरफ जा रहे हैं। तो जब आप मार्केट की तरफ जाते हैं तो फिर आप उनको कह रहे हैं कि अभी हमने आप पे 2 दफा 44 लगा दिया है, अभी हम जबरदस्ती आपकी गंदम जो है वो जिले से बाहर नहीं जाने देंगे, सूबे से बाहर नहीं जाने देंगे, बाहर से हम इम्पोर्ट करेंगे। जो हमारे पास पुराने रिजर्व्स हैं जो गल सड़ चुके हैं वो हम यकलख्त मार्केट में फेंक देंगे ताकि प्राइसेस जो हैं वो नीचे आ जाएं और एक खास तबके को उसका फायदा पहुंच सके, ना कि जो बेचारा काश्तकार है एक तरफ उसको मार्केट में छोड़ दिया, दूसरी तरफ जब वो मार्केट हासिल करने जाता है तो फिर कहते हैं मार्केट शटर डाउन हो गई है, अब आप बाहर लाइन में खड़े हो जाए। तो अगर ये फर्ज करें होंडा या टोयोटा के साथ ये करते हैं, या ये जो टेक्सटाइल की मिसाल आपने दी है कि ये वहां पर दफा 40 लगा के कहते हैं कि आप कराची और फैसलाबाद में से टेक्सटाइल जिले से बाहर नहीं जा सकती, तो आपका क्या ख्याल है उस जिले में क्या कीमत हो जाती टेक्सटाइल की या गाड़ियों की फॉर दैट मैटर? तो ये इस तरह से ना ये मार्केट है ना ये सपोर्ट प्राइस है, ये बिल्कुल एक पतंगड़ बना दिया, इनको खुद पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। और वही जो है ना जो एक तबका जो इम्पोर्ट वाला है उनके लिए अभी लॉटरी निकलने वाली है, उनको जो है ना लॉलीपॉप मिल जाएगा, वो 1 मिलियन टन इम्पोर्ट करेंगे, ये सारे आपस में बांट लेंगे, सब एक दूसरे को जानते हैं, सबको इससे जाते हैं, तो फिर ये बैठ जाएगा और गरीब जो है बेचारा वो पिस जाएगा। और दरअसल ऑटो पॉलिसी के बारे में भी आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये कहा गया था कि ऑटो पॉलिसी आएगी जुलाई 1 से, फिर कहा गया IMF इज नॉट एग्रीइंग, IMF को मना रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि देयर इज अ परसिस्टेंट डेडलॉक विद IMF, खासतौर पे सेल्स टैक्स को लेकर, तो मोस्ट लाइकली द प्रीवियस एग्जिस्टिंग ऑटो पॉलिसी विल कंटिन्यू। तो क्या, क्योंकि इस पर बहुत से लॉबीज एक्टिव हैं, एक तो जो पुरानी गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं वो एक्टिव हैं, फिर एक तो वो जो ईवीज और चाइनीज कार्स हैं वो CKD यानी लोकल असेंबलीज, तो ये बहुत सी लॉबीज हैं। कौन सी लॉबी जीत रही है इसमें, क्या आपको नजर आ रहा है? जी, मेरे ख्याल में IMF ने लाइन ड्रॉ कर दी है और इसमें 2030 तक जो है इन सब ने 15% पे अक्रॉस द बोर्ड टैरिफ को लाना है, जो कि अभी 100% से भी ज्यादा है। तो जब वो होगा तो फिर पता चलेगा कि ये कितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पहलवान हैं कि सिर्फ अवाम को जो है अपनी मारात लेके यानी हाई टैरिफ बैरियर्स लगा के आप यहाँ पर महंगा जंक बेच रहे हैं, यहाँ फिर आप एक्सपोर्ट्स में कम्पीट कर सकते हैं। तो अब जितने पिछले 40 साल से जो ये नाजायज मुनाफे कमाते रहे हैं और वो पैसे दुबई और सिंगापुर और स्विट्जरलैंड और लंदन और कनाडा वगैरह भेजते रहे और अपनी वो नेस्ट एग बनाते रहे हैं, अब इनके पास फैसले का वक्त है, या तो वो पैसे ला के वापस इन्वेस्ट करें और बाकायदा एक ऑटो इंडस्ट्री खड़ी करें, या फिर ये जो असेंबलर वाला तमाशा है इसको जारी रखने की कोशिश करें जितनी देर घसीट सकते हैं, और फिर बाहर की जो इम्पोर्ट्स हैं जिन क्वालिटी भी बेहतर है, मॉडल भी जदीद है, कीमत भी सस्ती है, तो कंज्यूमर की बात है सारी, सिर्फ इन लाडलों को पालने की बात नहीं। अभी 40 साल हो गए इनको पलते हुए, अब ये बस करें ना। साहब यही जो पेट्रोल के साथ हुआ है, क्योंकि हमने देखा है कि जो डेली प्राइसिंग है इसमें कहा गया कि इसमें भी OMCs को या रिफाइनरीज को फायदा पहुंचाया गया, ये फैसला कैसा है? क्योंकि और खास तौर पे जो इंटरनेशनल मार्केट में ईज ऑफ हुआ है कल और परसों में, तो वो इतनी जल्दी रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा? ये पूरी सोशल मीडिया आवाम सारे इन सवालात से भरे हुए हैं कि आखिर क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हुआ, सिर्फ 1 रुपया क्यों कम हुआ पेट्रोल की कीमत में कल? जी, उसकी वजह ये है कि ये जो डेली का फैसला किया है इन्होंने, ये अवाम के लिए तो था ही नहीं, ये अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए था, ताकि वो जो 35, 50 और 70 रुपए का इंक्रीज करना है, जब वो हर रोज 5-10 रुपए करेंगे तो शायद इनका ख्याल था कि उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि यार खैर इतना ज्यादा तो है नहीं, पता था इनको कि ये इंक्रीज होनी है। लेकिन अब जब वापसी का वक्त आ गया तो इनकी असल नीयत जो है सामने आ रही है। ऑयल क्रूड प्राइसेस तो गिर गई हैं, $81 है, 86 और 88 है, जो ब्रेंट है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, और ये जो दूसरा है तो इसमें जो ओपेक वाला रेट है वो 88 पे है। तो इसलिए इनको अच्छी तरह पता है कि कीमतें नीचे आ गई है, लेकिन डेली की बेस पे वो नीचे नहीं लाएंगे, अब ये वहीं रखेंगे ताकि इनके रेवेन्यू जो शॉर्टफॉल है वो पूरा होता रहे। तो ये अभी यानी कीमतों में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, और ये जो मुस्तफीद हो रहे हैं तबकात वो मुस्तफीद होते रहेंगे, तो ये इसका पॉलिटिकल सेटबैक आएगा इनको, कोई लगता है आपको?
ये अवाम पे है। अवाम को ये मालूम होना चाहिए कि असेंबली में कोई भी सियासी जमात, मीडिया में, किसी सतह पर इनके लिए आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। आपके प्रोग्राम में मैंने मुतादिद बार आपको बताया क्या सूरत हाल है, और अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारी बाकी जमातें हैं, या तो इनको मालूमात ही नहीं है या इनको परवाह नहीं है, लेकिन लोग महंगाई से तबाह बर्बाद हो गए। और ये इन्फ्लेशन जो है, इसका बहुत सारा जो इंसार है वो ये फ्यूल प्राइसेस पे है, और महंगी बिजली से है, महंगी गैस है, ये एलपीजी हम इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसके साथ साथ जो जनरल इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ती चली जा रही है, अभी डबल डिजिट में चल रही है। ये किसी भी मुल्क के लिए एक लानत होती है। अगर किसी अच्छे महज़ब मुल्क में हो तो लोग सड़कों पे निकल आते हैं अभी तक, लेकिन ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। इनकी पूरी पूरी फैमिली जो है ये नहरों में छलांग मार के, पुलों से खुदकुशी कर रहे हैं। जहर खा के पूरा पूरा खानदान, अखबारों में खबरें हैं, वो खुदकुशी कर रहे हैं। रक्शे वाले बेचारे अपने आप को आग लगा रहे हैं। मैं लोगों को जानता हूँ मेरे हल्के में, जिन्होंने मोबाइल फोन बेच के अपने बिजली के बिल दिए हैं, अपनी मोटरसाइकिलें बेच के उन्होंने बच्चों की फीसें दी हैं। तो ये कहाँ तक चलेगा? नहीं पूरा पड़ रहा। जिस रफ्तार से ये पहले पहाड़ टूटा था हाईएस्ट इन्फ्लेशन का, अभी ये फिर डबल डिजिट में कह रहे हैं कि अगले साल के जून तक जाएगी, तो लोग कहाँ जाएं? ये नहीं चल पाएगा। अच्छा, और आपको आउटलुक क्या लगता है इन्फ्लेशन का? यानी डबल डिजिट ये कह रहे हैं खुद, तो आपको क्या कहाँ तक जाता हुआ नजर आता है ये सीपीआई रेट? जी आई एम सॉरी, दोबारा कर्ज कीजिएगा सर। आप कहाँ महंगाई की शरह को कहाँ तक जाता हुआ देखते हैं? आपको इकोनॉमिक आउटलुक क्या लगता है इन्फ्लेशन के हवाले से? मैं पूछना चाह रहा हूँ जी। स्टेट बैंक जो है वो बजाते खुद बता रहा है कि जून 2027 तक, यानी अगले साल जून तक, ये प्राइसेस अपने रेंज पे नहीं आएंगी। इनका रेंज है 5 to 7%। इसका मतलब है, ये दूसरे लफ्ज़ में कह रहे हैं कि पूरा साल के लिए आप इन्फ्लेशन डबल डिजिट की तैयारी करें। हमारे पास किसी किस्म का कोई इसका इकदाम लेने का इरादा नहीं है। तो वो एक खास तबके को नवाज रहे हैं इस फैसले से, लेकिन वो पाकिस्तान के गरीब की तबाही का बायस बनेगा। सियासी तौर पे दादा साहब ये बताएं, क्योंकि ये फिर ये चीज़ें रिफ्लेक्ट हुई हैं जो इलेक्शंस में रिफ्लेक्ट होंगी। कैसे रिफ्लेक्ट होंगी ये सारी जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है फाइनेंशियल साइड पे, किस तरह रिफ्लेक्ट होगी ये सारी चीज़ें? इलेक्शन का नतीजा क्या निकलना है? इधर से पहले ही मैं अभी इलेक्शन में हूँ। मेरे जिले में नारोवाल में एक कश्मीर की सीट है जो महाजरीन की है, उसका पूरा धूमधाम से इलेक्शन चल रहा है। 1,11,000 वोट हैं, लेकिन वो सारे कह रहे हैं कि जी हमारे वोट डालने का फायदा क्या है, जब फॉर्म 47 आ जाना हमारे वोट का पता ही नहीं चलना। तो हम उन बेचारों को दिलासा दे रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, इंशाल्लाह हम चौकीदारा करेंगे। आपको सही इदारे जो है मुल्क के, वो आपके साथ सिंसियर हैं, वो आपके साथ कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह जाने अब क्या होना है। पहले ही इन्होंने जो 27 तारीख को वो 2 तारीख को कर दिया है, अब 2 तारीख को पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। तो इसमें जो है सूरत हाल जो है काफी गंभीर है। लोगों का इत्मीनान ही उठ गया है, और जब उनका इत्मीनान उठ गया तो फिर वो कहते हैं ठीक है फिर हम वोट डालने नहीं जाते, हमें क्या करना है वोट डाल के। लेकिन हम उनको कन्विंस कर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत हाई पिच पे इलेक्शन कैंपेन चल रही है। तो ये महंगाई की वजह से और बेरोजगारी से लोग तंग आके हुकूमत के खिलाफ वोट देना चाहते हैं, और देंगे भी, लेकिन उन वोटों को क्या बनता है उसके बारे में ये परेशान है। एग्जैक्टली। नाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तजिया पेश किया माशी सूरत हाल पे, सियासी सूरत हाल पे। आफ्टर दिस ब्रेक आएंगे और टैक्स के हवाले से कुछ टैक्स एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन हक़ाइक़ और सवालात, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट जो रिसेंटली जो नई ECC की तरफ से स्कीम्स मंजूर की गई हैं एक्सपोर्ट सब्सिडी के हवाले से, उन स्कीम्स की तफसीलात दानिया अज़ीज़ साहब गुफ्तगू सुन रहे थे। अहम तरीन सवालात हैं स्टेट बैंक के मॉनेटरी स्टैंस के ऊपर भी, जो गवर्नमेंट की ओवरऑल इकनॉमिक मैनेजमेंट है उस पर भी, और जो ये जो प्रपोज़ की गई पॉलिसी है इस पर तकरीबन 58 अरब रुपये के जो सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन जो बड़ी अहम बात दानिया अज़ीज़ साहब ने की कि अगर हम एक लॉन्ग टर्म लोन दे रहे हैं 2% के रेट के ऊपर फॉर द नेक्स्ट 2 years एंड 5% फॉर द नेक्स्ट 8 years, 10 साल के लिए, तो जिसका नाम LTEGFF है, तो ये इन एक्चुअली जो अगर आप इसको कंपैरिजन करें विद द इन्फ्लेशन रेट तो रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव हो जाता है। तो इवेंचुअली आप जो है वो बेनिफिट दे रहे हैं जो वो लोन हासिल करने जा रहे हैं। फिर उन्होंने बिटवीन द लाइंस ये भी बात की अहम तरीन
कि ये बेसिकली जो जिनको मिलना है उन्होंने पहले ही इसके फॉर्म जमा कराए हुए हैं। तो वो ये बड़ी अहम क्रिटिकल जो सवाल था जो सब उठा रहे थे, साबिक वफाकी वजीर है, वो कहते हैं सिस्टम समझते हैं कि वो किस तरह से जो बेनिफिशरीज हैं दे नो अबाउट द स्कीम, उनको ये बेनिफिशरीज पहले से पता है किसको मिलना है, क्या होना है। और ये वही जो हम देखा है कि हर दफ़ा बात होती है कि नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स की तरफ मामला जाएंगे, लेकिन इवेंचुअली ऐसा हो नहीं पाता। जो इसके अलावा ECC ने ग्रांट मंजूर किया है 4 बिलियन टू पे द लिटिगेशन कॉस्ट ऑफ वेरियस सूट्स फाइल्ड बाय द इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स इन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट्स, इंक्लूडिंग अ $2 billion claim by Saudi and Kuwaiti investors for blocking the disinvestment of K Electric shares। उसके बाद जो ECC ने अप्रूव किया है वो हमने देखा है कि the ECC approved 3 dedicated schemes for export enhancement. The chairman directed that a 6-month performance report should be presented to the assess the outcome of those schemes. Under the EFS, the government will provide working capital loans to exporter for 6 months at a rate of 8.5%. डॉक्टर इकरामुल हक साहब माहिर हैं टैक्स उमूर के प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। इकराम साहब कैसे देखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो 100 अरब की तकरीबन लगभग ये स्कीम अनाउंस कर रही है फॉर एक्सपोर्टर्स टू बेसिकली रिवाइव एक्सपोर्ट्स। वो कहते हैं कि पिछले साल 6% गिरे हैं, तो हाउ डू यू सी देम इन हालात में? पहले तो करंट मैक्रोइकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में समझाएगा कि क्या ये सही वक्त है टू रोल आउट अ सब्सिडाइज स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स? मेरा ख्याल है कि सिर्फ अगर आप उनको फाइनेंस दे दें फ्री भी इस वक्त, तो शायद इतना बड़ा मसला हल ना हो जितना बड़ा मसला इस चीज़ से हल होता कि कम से कम हम इस वक्त जो जंग के हालात हैं, सब जगह सप्लाई चेन्स खराब है, तो हम कोई ख़ास वैल्यू एडिशन भी नहीं कर रहे, या तो GPS पे जिंदा है या फिर स्पेशल कोटा पे जिंदा है। तो ये एक्सपोर्ट कोई ऐसी ख़ास तो हम कर भी नहीं रहे हैं, सिवाय आपको पता है कि टेक्सटाइल के, या कभी चावल बेच दिया, या कभी कोई हमारा फ्रूट चला गया। तो तवज्जो इस तरफ देनी चाहिए कि अब हमें वैल्यू एडेड चीज़ों की तरफ निकलना चाहिए। एक नॉलेज बेस्ड इकॉनमी में ये अब किस अरसों की हम बात कर रहे हैं, तो उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है नहीं, ना हमारे नेट सही चलते हैं, ना बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है कि वो ऑनलाइन जाकर कम से कम हार्वर्ड के और MIT के वो कोर्सेज ले लें जो कि इस वक्त IT सर्विसेज को आगे लेकर जा सकते हैं। तो बड़ा अफसोस होता है कि बातें करते हैं, कभी उड़ान भी लिख देते हैं और वो बेपर की उनकी उड़ान होती है जिसमें ना कोई ताकत है, तो कहाँ आप परवाज ले सकेंगे। तो दुनिया के तकाजे कुछ और हैं और ये अभी बहुत पीछे की बातें कर रहे हैं। ये चीज़ें तो बांग्लादेश करके, अब इंडिया करके अब बहुत आगे निकल चुके हैं। बल्कि आप हैरान होंगे कि इंडिया सबसे बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर कैसे बना कि उन्होंने ऑयल सस्ता लिया, रिफाइनरीज को अपडेट किया और वहाँ वैल्यू एडिशन करके वो दुनिया का ऑयल का एक्सपोर्टर बन गया। और हमसे अभी तक अपनी रिफाइनरी में ईरान का तेल साफ नहीं हम कर पाते, रशिया का। तो ये किस तरह की हमारी अप्रोच है? ना हम इंडस्ट्रियलाइज्ड हुए हैं, ना हम वैल्यू एडिड चीज़ों की तरफ गए हैं। और जो ICT सर्विसेज और गुड्स हैं उसमें तो हमारा ये 4 बिलियन पे बड़े खुश हो रहे हैं, इसमें भी आधी वो एक्सपोर्ट है जो अपनी मनी रीरूट होकर आ रही है। अब जब टैक्सेस लगे एक्सपोर्ट पे पूरे, तो उन्होंने अपनी IT कंपनियां खोली और वो जो बाहर पैसा पार्क करते हैं ओवर इन्वाइसिंग का, उसको अब IT के जरिए वापस ला रहे हैं। तो कोई ढंग की काम करने की मेरे ख्याल में हमें सलाहियत ही नहीं रही। लेकिन इकराम साहब ये बताएं कि ये तो चले, आपने कहा कि एक साथ फ्री में भी दे दें, तो वो ये ऑलमोस्ट फ्री नहीं है। 2% के ऊपर लॉन्ग टर्म लोन 2 साल के लिए, 5% 8 साल के लिए एट, अगर रियल इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से देखें तो ये तो उल्टा गवर्नमेंट दे रही है उनको पैसा। तो ये इवेंचुअली ये तो बेसिकली फ्रॉम द टैक्स पेयर मनी टू द बेनिफिशरीज, एंड वी नो द बेनिफिशरीज जो एग्जिस्टिंग है हर गवर्नमेंट में होते हैं। तो ये तो एक तरह से फ्री सब्सिडाइज दे रहे, फ्री में पैसा दे रहे हैं, ये लग रहा है। जी देखिए, बाहर उन्होंने ये सूल रखा कि बांग्लादेश ने भी कि जो पैसा लेकर आएगा एक्सपोर्ट का, फिर हम उसको उसके ऊपर जो है वो एक तरह से बोनस दे देंगे। चलिए वो तो परफॉर्मेंस बेस हो गया। ये कौन सा परफॉर्मेंस बेस है कि आपने जनरल सी स्कीम अनाउंस कर दी और अपने जो अब लोग होंगे इन्फ्लुएंशियल वो ये पैसा ले लेंगे और फिर इसी के जरिए जो इस्तेमाल होता है हमारी एक्सपोर्ट में, आपको पता है कितना हिडन पैसा इन लोगों ने बाहर इसी एक्सपोर्ट के नाम पर रखा है। तो ये हमारा हर स्कीम ये होती है जो उसमें रेंट सीकिंग हो, क्योंकि अब हमें रेंट सीकिंग की आदत पड़ गई है। वो सिर्फ स्टेट का ही मसला नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर भी अब रेंट सीकिंग पर ही जिंदा रहना चाहता है।
अच्छा, और इसमें इकराम साहब जो परफॉर्मेंस बेस्ड रिबेट सिस्टम का भी एक अनाउंसमेंट स्कीम दी है फॉर इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट्स, इसका बारे में बताइएगा कि ये इट साउंड्स गुड, लेकिन ये इवेंचुअली क्या आपको लगता है होगा? दिस स्कीम इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम जुलाई 1st 2026 विद एन एस्टिमेटेड एनुअल कॉस्ट ऑफ 15 बिलियन, एक्सपोर्टर्स अचीविंग एनुअल एक्सपोर्ट growth of up to 10% over the preceding year shall be eligible for a rebate equivalent to 1% of the incremental export value, and the exporters achieving annual growth of more than 10% shall be eligible for a 2% rebate at the incremental export value. तो ये इन्होंने परफॉर्मेंस बेस एक स्कीम जो 15 अरब की अनाउंस की है, इज इट सब्सटैंशियल अगर मैं ये पूछूं आपसे? देखिए, इसमें भी क्या होता है कि अब हमारी जो एक्सपोर्ट भी है उसमें अगर आप देखें तो 60% से 70% तक इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, यानी कपास भी अब आप देखें कि बाहर से कॉटन हम बेल्स पकवाते हैं और उसमें भी आपको पता है बहुत ज़्यादा जब आप उसको टैक्स फ्री कर देते हैं, सेल टैक्स हटाते हैं, तो नेचुरली फिर ट्रांसफर प्राइसिंग शुरू हो जाती है, अपने ही पैसे को बाहर पार करना। इसी तरह ही आप कोई मसला नहीं है इनके लिए ये 10% दिखाना, क्योंकि बहुत सा पैसा इन्होंने ओवर इन्वॉइस करके बाहर रखा हुआ है, वो उसको फिर वापस ले आएंगे, इसी तरह पैसे को घुमाते रहेंगे। लेकिन क्या हम ऐसी इंडस्ट्रियल बेस बने हैं जहां वैल्यू एडेड चीज़ों से हम मुकाबला कर पा रहे हैं दुनिया का? नहीं, असल तो ये चीज़ देखने वाली है। अब देखिए कि हमारा बहुत सा फ्रूट ज़ाया हो जाता है जो ऐसे इलाकों में है, गिलगित बल्तिस्तान में, आप उनको आज तक प्रिजर्व नहीं कर सके। इसको तो छोड़िए, सरगोदा के अंदर जो सिट्रस होता है उसकी हम शेल्फ लाइफ बनाने के काबिल नहीं है। मुझे बता दीजिए एक भी सरगोदा में कोई ऐसी फैक्ट्री है जो वहाँ का बेहतरीन जो सिट्रस है उसको एक शेल्फ लाइफ देकर पैक कर सके? तो असल चीज़ों की तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है। बार्ले हमारे पास बेशुमार है, वीट है, क्या उससे हम ऐसी वैल्यू एडेड ड्रिंक्स बना रहे हैं जो बाहर बहुत ज़्यादा बिक सकें? तो हमें काम की करने की आदत नहीं है, ना ही हमें अच्छे तरीके से एक वैल्यू एडेड चेन बनाने की आदत रही है। बस ये स्कीमें गवर्नमेंट्स के ऊपर जिंदा रहना, हर वक्त गवर्नमेंट के उससे भीख मांगना, और गवर्नमेंट भी बड़ी खुश होती है क्योंकि जाहिर है इस तरह की चीज करने से मेरे ख्याल में एक स्टडी रिवील होनी चाहिए कि ओवर द इयर्स मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज जो भी आई उन्होंने इन्हीं एक्सपोर्टर्स को जो नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स के जो वो नहीं जाने देते, वही ट्रेडिशनल एक्सपोर्टर्स जो हैं हमारे, तो इनको कितना हमने जो है सब्सिडाइज इन डॉलर टर्म्स दिया है, सब्सिडीज फॉर एनर्जी, फॉर फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोथ, और उसके एवज कितना इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट्स इन्होंने जनरेट किया इन डॉलर टर्म्स। तो दे शुड बी अ स्टडी अबाउट इट। और फिर इन्होंने कितना इंक्रीमेंटल इंपोर्ट जनरेट किया है फॉर रॉ मटेरियल, क्योंकि जितना एक्सपोर्ट हुआ है शायद उससे ज़्यादा तो इंपोर्ट भी तो हो गया, रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट हो रहा है हमारे पास उससे कहीं ज्यादा। उससे मैं आप हैरान होंगे कि ये जो आम सी जिप होती हैं, बटन होते हैं, ये भी बाहर से इंपोर्ट। अब बात हो गई है कि अगर आप अपनी सप्लाई चेन यहाँ नहीं बना पा रहे हैं, नीचे SME नहीं है जो आपको ये चीज़ें क्वालिटी की प्रोड्यूस करके दे सके, वो भी आपने कोरिया से मंगवानी है, वो भी वियतनाम से आपको चाहिए, वो भी अब जापान की तो खरीदने की इनकी हिम्मत नहीं रही, या चाइना से आपको चाहिए। तो आप क्या काम कर रहे हैं? जहाँ आप ये कहते हैं कि हमने गारमेंट्स भी बनाए हैं, वहाँ भी मैं हैरान हो रहा था कि ये जो मामूली चीज़ें इस पर लगती हैं, जिन्हें हम बटन्स कहते हैं, जिप्स कहते हैं, उसकी भी इनको बनाने की सलाहियत अल्लाह ताला ने नहीं दी कि भाई आप अपनी फैक्ट्रीज लगाएं, नीचे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें ताकि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, SME सेक्टर भी बढ़े। हमेशा ये स्पोर्ट्स सिस्टम के तहत इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है, मगर हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी अब सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैं अर्ज किया कि वो सब्सिडीज पे और ग्रांट सीकिंग पे ही ड्राइव करना चाहता है। वो आपने कौन सी ऐसी उन्होंने कम्पेटिटिव जो है वो बनाए हैं ब्रांड्स? एक आध कोई बना भी था, वो भी अब सुना है कि बहुत ज़्यादा कर्जों का शिकार होकर बंद हो रहा है। कभी हम दुबई होता था या इर्द गिर्द जाकर हम कोई अच्छी चेंज नहीं खोल सके हैं। यूरोप तो छोड़ ही दीजिए, अमेरिका तो छोड़ ही दीजिए, अपने इर्द गिर्द के ममालिक में जहाँ हमारी रीच थी वहाँ भी हम अपना कोई नाम और सिक्का नहीं बना सके हैं। आज की दुनिया ब्रांडिंग पे है, आज की दुनिया इनोवेशंस पे है, उसके बारे में हमें कोई समझ बूझ भी नहीं है और हम करना भी नहीं चाहते। अनफॉर्चुनेटली अगर हम ये कहें तो हम ये कह रहे हैं कि, और उन हालात में कह रहे हैं कि जब हम पेट्रोल की कीमतें रोज़ बढ़ा रहे हैं, कम हो रही हैं, तो उन्हें पूरी तरह पास ऑन नहीं कर रहे हैं। उस वक्त हम 100 अरब रुपये जो है वो इससे पहले ब्यूरोक्रेसी के लिए कुछ अनाउंस कर दी थी, कुछ अरब की स्कीम, अब हमने 100 अरब जो है ये अनाउंस कर दी है। तो हम ये कहीं से भी ये फिर क्यों कहते हैं कि हम एक गरीब मुल्क है या हमारे पास रिसोर्सेज का शॉर्टफॉल है, हम आवाम को सस्ता पेट्रोल नहीं दे सकते? तो इसका मतलब सिर्फ प्रेफरेंसेस का मसला है ये? तो
जी बिल्कुल, प्रायोरिटीज का मसला है। देखिए आप लोगों से 100 से लेकर 150 तक आपने पेट्रोलियम लेवी पर लीटर लिया है। दुनिया में कहीं 50% 40% का टैक्स रेट होता है। अगर आप रिवर्स बैक करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये तो स्कैंडिनेवियंस भी अपना मुंह छुपा रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा टैक्स रेट लेते हैं, कि यार पाकिस्तान तो हमें भी पीछे छोड़ गया है, और वो तो बड़ी वेलफेयर स्टेट्स हैं। और पाकिस्तान में तो आप किसी के स्कूल, किसी के लिए अस्पताल, सब चीजें आपने छीन ली हैं। तो यहाँ की रियासत का एक मसला है कि वो जो पावरफुल लॉबीज हैं उनको अपीज करता रहे, और आम लोगों की जो है वो हड्डियों से भी अब आखिरी दूध जो रह गया है वो भी उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहता है। और ये इससे कुछ होने वाला नहीं है। नीचे आप देखें ग्रास रूट लेवल के ऊपर हमने कौन सी नई जॉब्स क्रिएट की, कौन सी नई कंपनियों के IPOs हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। वही पुरानी कंपनी के शेयर्स का सारा दिन सट्टाबाजी होती रहती है। और हमें आज दूर दूर तक पहले हमारे आप देखिए 70s में 80s में 5-7 IPOs हर हफ्ते होते थे, और बड़े बड़े डॉन में उनके इश्तिहार आते थे, लोग उनके शेयर स्पॉन्सर करते थे। अब तो मुद्दतें हो गई, कभी IPOs का सुना ही नहीं है। और फिर हम कौन सी तरक्की कर रहे हैं? कोई तरक्की नहीं कर रहे, बल्कि पीछे की तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इकरामुल हक साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना तजिया पेश किया इस पूरी सूरत हाल पे। दानियल अजीज साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। फॉर योर फीडबैक यू राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल, देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।